चलिए, तो हमारे पास टाइम है 20-25 मिनट, इसका थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। देखो, तो आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं सीखने के लिए, एंट्रेंस निकालने के लिए क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना आना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या, अब इस पे बात करते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये जो भी पढ़ते हैं, बायस थ्योरम, बेस थ्योरम अपना, और तो यहाँ एक तो है ई आई इंटरसेक्शन ई जे पाई होगा फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, एंड साथ में सबका यूनियन ले लेंगे तो वो सैंपल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मीनिंग है पार्टीशन का। सो पार्टीशन का मतलब ये है, ठीक है ना, कि जितने भी इवेंट्स हैं, यू चूज एनी टू, दे हैव नथिंग कॉमन एंड द यूनियन ऑफ ऑल इज एक्चुअली सैंपल स्पेस। तो ग्राफिकली आपको मैं दिखाऊं तो मान लो ये सैंपल स्पेस है, ये बॉक्स, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, एंड सो ऑन En है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझिए आप। सो एक सैंपल स्पेस है ये पूरा, और इस सैंपल स्पेस में ये आपके इवेंट्स हैं एक्चुअली। ठीक, अब आपको पूछता क्या है इसमें आपसे, कि इसमें आपसे बोलता है ये कि मान लो ये इवेंट ए है, तो ए कुछ ऐसा है, कैसा भी हो सकता है, सपोज दिस इज द ए इवेंट। तो आपसे पूछा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए इवेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्शन। सो मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लोग डिसजॉइंट पार्ट में ब्रेक कर देंगे ना, जैसे ये पार्ट डिसजॉइंट है बाकी पार्ट से, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 एक्चुअली, या E1 इंटरसेक्शन ए, ये वाला जो हमने बनाया ना सर्कल या इलिप्स, वो ए इवेंट है। तो ये हो जाएगा प्लस ऐसे ही ए इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन चलता रहेगा En। अब यहां पे हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके दो फॉर्म थे, है ना। जो मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने लिखा था, देखो उसमें दो फॉर्म थे, देखो, या तो तुम बी बी इंटू पी ए गिवन भी लिख सकते हो, या तो पी ए इंटू पी बी गिवन ए लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। टू फॉर्म है इसके, सो इसको यूज करेंगे हम। तो वो यहाँ यूज करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1, और ये चलता रहेगा बाकी के साथ E2 इंटू ए गिवन E2, एंड डॉट 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 लास्ट वाला लिख दो। तो इसी फॉर्मूले का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, जो हमने डिराइव किया, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। इसका टच थोड़ा कम काम कर रहा है। सो En इंटू ए गिवन En, ये हो गया आपका, ठीक है जी। इसी को शॉर्ट में लिख देंगे, तो ये हो गया समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, ठीक है। सो ये आपके पास है, किसी को डाउट है इसमें, तो इस फॉर्मूले का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी जो मैं एक्सप्लेन किया है, दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इस फॉर्मूले का नाम है। आई फ्रॉम इजी है, तो हर बार मैं इतना ही कराता हूँ, तो ये याद ही हो गया होगा। तो अब आता है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में अलग क्या है, बेस थ्योरम में जस्ट आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ गिवन A, ये पूछता है आपसे। EJ इज वन ऑफ द E1 E2 En, इनमें से कोई एक है, जे मान लो 3 फिक्स कर दिया, तो E3 पूछ लिया, या E1 E2 E3 कोई एक पूछेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ गिवन A, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। सो हाउ विल यू फाइंड दिस, तो सिंपल है ना, हम तो सिंपल लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो EJ इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो ये यूज करेंगे, और EJ इंटरसेक्शन A में वही काम करेंगे जो हमने E1 इंटरसेक्शन A के साथ किया था। तो मतलब यहाँ पे मैं लगाऊंगा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EJ, और अपॉन में PA की जगह ये यूज कर लो। सो PA की जगह ये यूज कर लो, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI, I फ्रॉम 1 to N। तो इस फॉर्मूले का नाम है बेस थ्योरम, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज द बेस थ्योरम। तो इतनी थ्योरीज कितनी है, अब कई बार थ्योरी हमें समझ नहीं आती एक्चुअली, मैं थ्योरी लिखा दिया तुम रट्टा मार दोगे, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये जरूरी है ना, कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, थ्योरी इतना ही है ना। अब डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या है हमारे पास। अब आपको ये देखना है कि आप इस थ्योरी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। थ्योरी इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है, कि इस फॉर्मूले का नाम बेस थ्योरम है, इस फॉर्मूले का नाम टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब इसको क्वेश्चन में यूज कैसे करें, तो इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आएगा, है ना। कोई क्वेरी है तो पूछो इसमें, डन ना। चलो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो जो थ्योरी, हाँ बोलो बोलो, कौन
ई और ए मतलब इवन तो आपने पहले पार्टीशन लिखे हो और फिर इवन आपने ए जो बताया साइमल्टेनियसली होंगे या मतलब सक्सेशन में होंगे? यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन ए, इसका पूछ रहे हो इसका पूछ रहे हो? यहाँ ए अगर आपका हो चुका है तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है ना, ए अगर हो चुका है तो ईजे क्या प्रोबेबिलिटी, ईजे इज वन ऑफ द ईआईज, ई1 हो सकता है, ई2 हो सकता है, ई3 हो सकता है। और ये तो पॉसिबिलिटीज है, ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन है, लाइक कोई एक केस है उसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगे, तो वो पार्टीशन में ब्रेक होगा। तो जरूर से सब एक साथ अगर होगा तो जैसा पूछेगा उसके हिसाब से, तो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगा ना क्या हो रहा है। जैसे देखो क्वेश्चन देखते हैं एक दो, चलो भाई एक दो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने टॉपिक 1 के थ्योरी कल किया था, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 अभी हमने किया है। तो टॉपिक 2, 3, 4 में हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो यहाँ भी चलो फर्स्ट सेकंड ही कर लेते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। तो फर्स्ट सेकंड ही ट्राई कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड ट्राई करते हैं। क्या करें पहला कि एक पॉट है, मतलब एक बॉक्स है मान लो जिसमें, सो एक पॉट है जिसमें 5 रेड और 2 ग्रीन बॉल है, और रैंडम एट रैंडम अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉट, इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, अच्छा गिवन है तुम्हें, इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, मुझे दे रखा है कि जो बॉल मैंने ड्रॉ किया वो ग्रीन है, जो बॉल मैंने ड्रॉ किया, इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन, अच्छा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा तब तो समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन पुट अ रेड बॉल इन द पॉट, अच्छा इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड देन put a green ball in the pot while drawn ball is not replaced in the pot। अच्छा मतलब समझ आया तुम्हें? जैसे एक पॉट इसमें 5 रेड 2 ग्रीन है, एक बॉल निकाला रेड आया तो रेड को बाहर रख देंगे हम और उसके बदले ग्रीन एक एंटर कर दिया, ऐसा को समझो कि ग्रीन हुआ तो पुट अ रेड बॉल इन द पॉट, उसके बाद रेड बॉल उसमें पुट करेंगे, और अगर रेड आया तो ग्रीन पुट करेंगे। while the drawn ball is not replaced in the pot, जो बॉल निकला था उसको वापस नहीं रख रहे हैं उसमें, दूसरे कलर का बॉल अपोजिट वापस रख रहे हैं। नाउ वी ड्रॉ अनदर बॉल, अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, अब फिर एक फिर से अभी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद, अब मैं फिर से एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग रेड इज, अब दूसरी बार जब पहला बॉल ड्रॉ किया हमने तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगी, तो जो मतलब लैंग्वेज है यहाँ पे, तो लैंग्वेज को आपको डिकोड करना पड़ेगा, देन यू हैव टू अप्लाई कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो मैं पहले जो क्वेश्चन में पूछा है ना, तो यहाँ ऐसे लास्ट में जो पूछा उसके साथ कुछ गिवन नहीं है। देखो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ता है, बता रहा हूँ, पहले यू हैव टू डिसाइड कि ये पूछा है या ये पूछा है, तो पहले तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करना पड़ता है कि पी ए पूछा है या फिर पी या ई से गिवन ए पूछा है। तो ई से गिवन लास्ट में कुछ गिवन सिचुएशन होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस इफ दिस हैपेंड, या इफ दिस हैपेंड देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दिस, तो यहाँ पे एक्चुअली ये फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो चलो तो मैं E1 अभी अज्यूम करता हूँ, क्या अज्यूम करूँ? देखो पहला सस्पेंस कहाँ पे है, पार्टीशन कहाँ पे, पहले ड्रॉ में, कि जो पहला बॉल मैंने ड्रॉ किया था वो रेड है कि ग्रीन है, उसमें सस्पेंस है। तो जो फर्स्ट ड्रॉन बॉल है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज, तो यहां पे आएगा फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज मान लो रेड, ठीक, और E2 होगा ग्रीन, ठीक, तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, E2 है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ग्रीन। अब ए इवेंट मैं ले रहा हूं जो लास्ट में पूछा है, क्योंकि कुछ गिवन के साथ नहीं है, तो मैं ए इसको ले रहा हूं, तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्या E1 E2 लेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ के तुम मुझसे पूछ सकते हो कंफ्यूजन हो तो इनिशियली ये था कि पहला बॉल रेड आया कि ग्रीन आया, ये पार्टीशन है, तो इसको E1 E2 लिया मैं। अब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड बॉल जो ड्रॉ किया, सेकंड ड्रॉन बॉल इज या सेकंड बॉल इज रेड, समझिए। सो थिंग इज दे वांट टू आस्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दे वांट टू आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है यहाँ पे, टोटल प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है सिंपल। अब आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी होगी यहाँ पे, तो समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, आराम से बताओ
एक बार पहला बॉल मैंने ड्रॉ किया, इसमें रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/8, 5/7, और पहला बॉल ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7. ओके, ये तो हो गया। तो मैंने अभी आपको ये कैलकुलेट कर लिया हमने और ये कैलकुलेट कर लिया। अब जरूरत है इसकी और इसकी। तो अभी अब क्या करना है, क्वेश्चन का समझे हो ना, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर पहला बॉल मान लो रेड था तो क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरा भी रेड होगा। सो ए गिवन E1, इसका मतलब कि अगर पहला बॉल रेड था तो क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरा बॉल भी रेड होगा, इसका ये मतलब हुआ है ना। जो ए गिवन E1, तो गिवन E1 है मतलब पहला रेड था, मैंने आपको बता दिया, हमने अज्यूम कर लिया पहला रेड था। तो बताओ कि दूसरा रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। पहले समझा इसके स्टोरी को समझो कि जब पहला रेड था ना, समझो जब पहला रेड निकला होगा तो एक रेड तो बाहर हो गया, तो इसमें 4 रेड हो गया और उस एक ग्रीन ऐड किया गया होगा। तो अब सिचुएशन हो गई 4 रेड है इसमें और 3 ग्रीन है। अब ये सिचुएशन है इसके लिए, समझ लो तुम लोग, नहीं यार पूछो कुछ दिक्कत है तो। इसने कहा था अगर पहला रेड आया तो एक ग्रीन ऐड करो तुम उसमें, और जो बॉल ड्रॉप किया तो उसको वापस नहीं रखना है, इस क्वेश्चन ने कहा था। तो अब इसमें से एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूं अब मैं, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉ हो चुका है, सेकंड ड्रॉ हो रहा है। अब फर्स्ट ड्रॉ यहां से हुआ था, सेकंड ड्रॉ यहां से होगा। अब इसमें बताओ एक बॉल निकाला, रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने रेड है? 4/7, यस। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2? तो ए गिवन E2 में अगेन अब E2 गिवन लिया मैंने, E2 हुआ। E2 हुआ का मतलब लाइक फर्स्ट बॉल वाज ग्रीन, तो जब इसमें ग्रीन पहला बॉल रहा होगा तो एक ग्रीन तो बाहर हो गया, तो बचा 1 ग्रीन और ग्रीन निकाला, रेड ऐड किया मैंने, तो 5 रेड पहले से था, एक रेड आ गया, सो 6 रेड हो गए अब तो। अब यहां से सेकंड बॉल ड्रॉ हो रहा है। सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, क्योंकि रेड की क्या प्रोबेबिलिटी अगर पहला ग्रीन था, द फर्स्ट ड्रॉ वाज ग्रीन, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ड्रॉ इज रेड। तो मुझे निकालना इस रेड की प्रोबेबिलिटी एट द एंड। बताओ कितने रेड है इसमें? 6, कितने में से? 7 में से। पुट कर लोगे आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/7 इंटू 5/7 इंटू 4/7 हाँ, प्लस 2/7 इंटू 6/7, कितना आ जाएगा बताओ? डन। किसी को डाउट है तो पूछो, अभी डाउट किसी को है तो। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने। नवल थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। एक क्वेश्चन में पूछा इसलिए निकाल रहे हैं। आपने क्या एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी सॉल्व किए हैं? नहीं, आप सॉल्व नहीं किया। अगर आप सॉल्व किए हो तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्चुअली। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने नहीं किया है, आप 11 12 वाले पहले एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, ये 11 12 का ही है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ए मैंने ये क्यों लिया। इसने पूछा था कि सेकंड बॉल रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने उसका नाम ए दिया एक्चुअली, तो ए गिवन है। और ए क्यों दिया? क्योंकि शुरू में पार्टीशन था। पार्टीशन क्या था? एक बॉक्स है, एक बॉल निकाला, या तो रेड आएगा या ग्रीन आएगा, अब कुछ भी हो सकता है। तो E1 रेड आया, E2 ग्रीन आया, ये E1 E2 पार्टीशन हो गया। अब सिचुएशन बताएगी, अगर रेड आया तो एक ग्रीन डालोगे, रेड वापस नहीं एंटर करोगे। अगर ग्रीन आया तो एक रेड एंटर करोगे, ग्रीन को वापस बाहर रख दोगे। ये सिचुएशन दिया। अब बोला इसके बाद तुम एक बॉल फिर ड्रॉ करो जो कि सेकंड बॉल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड बॉल रेड होगी। तो मतलब एक्चुअली सेकंड बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा, तो मैंने ए लिया। अब यहाँ तुम्हें सोचना होगा ना, तो सेकंड बॉल तो तब ड्रॉ होगा जब तुम्हें पता हो कि पहला बॉल क्या था। तो पहले बॉल में तो कंफ्यूजन है ना, तो यहाँ क्या निकाला समझो, ऐसे भी तुम समझ सकते हो। पहला बॉल रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/7। अच्छा, अगर वो रेड था तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा बॉल रेड होगा, यहाँ निकाला। अच्छा, अगर पहला बॉल ब्लैक होने सॉरी ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट बॉल ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर पहला बॉल ग्रीन था तो दूसरा वाला रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एट द एंड हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं दो डिफरेंट सिचुएशन में। सो वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल सेकंड टाइम, मतलब सेकंड ड्रॉ में रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब पहला या तो ग्रीन हो या रेड हो, कुछ भी, दोनों सिचुएशन में। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं किए हैं, आप थोड़े टाइम निकालो, एक दिन बैठ के पूरा एनसीईआरटी के ये जो टॉपिक है क्लास 12th में चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज 13.3 है, आप जाकर सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी अगर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो ये सब मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर नहीं कर पाओगे एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉल्यूशन देख के तो कोई भी समझ लेता है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज एक अननोन क्वेश्चन, एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन क्या हम सॉल्व कर पाते हैं, ये डिसाइड करता है कि एंट्रेंस हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये थोड़ी डिसाइड होता है कि किसी का सॉल्यूशन देख के समझ आया नहीं आया। ये तो एक क्वेश्चन देख के क्या हम पूरा सॉल्यूशन लिख पाएंगे, क्या हम आंसर निकाल पाएंगे, तब जाके एंट्रेंस में क्वालीफाई होगा हमारा। सो यू हैव टू सॉल्व। अगर आपको एनसीईआरटी ढंग से आता है तो ये मुश्किल नहीं लगेगा, सब आसान लगेगा कि यहाँ E1 E2 ये क्यों ले रहा हूँ, ये क्यों ले रहा हूँ। आप वहां जाके एनसीईआरटी में जो बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी है उसके एग्जांपल सॉल्व कीजिए, पहले समझिए एग्जांपल बाद एक्सरसाइज कीजिए, डाउट मेरे से डिस्कस कीजिए, डाउट क्लास में ये क्योंकि मैं फिर से तुम सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ। द थिंग इज एग्जाम आपको देना, मुझे तो देना है, तो आपको अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करनी होगी। तो वो एबिलिटी डेवलप कैसे करोगे? तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये तो यहाँ जितना सिंपल मैंने ए अज्यूम किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू डिफरेंट सिचुएशन में निकालनी थी, तो मुझे समझ आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है यहाँ पे, ये चीज है।
तो ये प्रैक्टिस करके ही समझ आता है ना। वो तो आप 11 12 वाली चीज़ पहले ढंग से करो, फिर इजी हो जाएगा। और अभी भी जो पढ़ा रहा हूँ 11 12 का ही है जो डिस्कस कर रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है, आगे जैम वाले में दिक्कत आएगी, गेट वाले पीरियड में वो छोड़ देते हैं। तो ये सब जब मैं बैच 0 0 में करा रहा था, तो आपको ऑनेस्टली करना चाहिए था एनसीईआरटी, अगर आपको ये सब क्लियर नहीं है तो वो है ना, एटलीस्ट श्योर तो हो जाओ कि आपको समझ आता है। वरना क्या, छोटी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, एंड में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि नहीं मुझसे नहीं वाला, छोड़ देते हैं। तो जब जो होमवर्क दिया गया तब आप करके निपटा लो ना ये चीज़ें। मतलब अगर आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो अगर नहीं आता है, जैसे आप ये चीज़ यहाँ पूछ रहे हो कैसे पता चला, इसका मतलब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन में नहीं करना आता है, सिंपल मतलब है। क्योंकि ये सब अगर ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कैसे पता चला एज को लेना है, E1 E2 लेना है, ये चीज़ एनसीईआरटी में भी है ऑलरेडी 11 12 वाले में, तो वहाँ क्लैरिटी आनी चाहिए। क्योंकि ये पार्टीशन है पहले में और दूसरे में प्रोबेबिलिटी पूछा है, जो पूछा है ए लिया हमने, पहला पार्टीशन था ये। सो इसको सॉल्व करो, फिर से डिस्कस करो क्यों ऐसा हो रहा है और क्या कर सकते हो, ये भी सोचो। तुम बताओ और क्या कर सकते हैं आप। अरे भाई इसका क्या है। सो तो इसमें क्या है, लास्ट क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, ये कह रहा है आपसे so a bag contain 4 red and 6 black balls, a ball is drawn at random from the bag, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। 4 red 6 black, a ball is drawn at random from the bag, its color is observed and this ball along with 2 additional balls of the same color are returned to the bag। अब देखो फिर से यहाँ सिचुएशन दिया कि बैग में 4 रेड है 6 ब्लैक बॉल है, एक बॉल ड्रॉ किया मैंने, कलर को ऑब्जर्व किया कि वो रेड है या ब्लैक है, फिर दिस बॉल along with the 2 additional balls of the same color are returned to the bag। अब क्या बोला इसने, तुमने बॉल ड्रॉ किए, अगर बॉल रेड आया तो उस रेड बॉल के साथ साथ 2 एडिशनल बॉल ऐड करोगे उसमें बैग में, जो बॉल निकला तो उसको वापस रखोगे बैग में और साथ में 2 और बॉल ऐड करोगे। अगर रेड है तो रेड ऐड करोगे, ब्लैक है तो ब्लैक ऐड करोगे। ये सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पार्टीशन आ गया, या तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा। E1 इज बॉल इज रेड, E2 इज बॉल इज ब्लैक, सिंपल। अब क्या बोल रहा है, इफ नाउ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, सेकंड बॉल ऑफ ड्रॉ हो रहा है, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि पूछा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड, तो सेम ही क्वेश्चन है जो ऊपर था वही, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, सेम ही है ना। जब सिचुएशन बदल दिया तो यहाँ बेस थ्योरम का है, सॉरी यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे। अगर टोटल बेस थ्योरम था वो गिवन होता कि पूछता आपसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला बॉल रेड आया था, अगर दूसरा बॉल, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा बॉल रेड है अगर पहला बॉल, ऐसा पूछेगा ना। बेस थ्योरम में कुछ ना कुछ यहाँ गिवन होगा, ये चीज है कि पहला वहाँ क्या प्रोबेबिलिटी, पहला बॉल रेड था, अगर दूसरा बॉल मान लो रेड है, इस तरह से गिवन होगा। सो ये सेम ही क्वेश्चन दोनों है, तुम इसको सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, और डाउट है तो पूछो, एक बार सॉल्व करके देखो आप लोग, खुद से आंसर निकालो जी जिनको समझ आया। पहला मैंने किया है, दूसरा आप लोग करके बताओ, क्योंकि समाउ सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। ये चीजें चाहे मैं पढ़ाऊँ कोई भी पढ़ाएगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा एट द एंड, और सॉल्व क्वेश्चन करना चाहिए। कर पाओगे क्वेश्चन, देख लो हो जाएगा ना। अच्छा ठीक, अच्छा आपका आ गया ये 3, कौन सा बी ऑप्शन बॉम्बे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं जो 11 12 क्लास में सबने पढ़ी है। सो एटलीस्ट आप सब एबल होने चाहिए समझने के लिए, और ये सब आगे यूज होगा आगे एडवांस लेवल पे, तो वहाँ पे आपको ये सब कंफ्यूजन आगे कंफ्यूजन होगा। तो इन्होंने इसे सॉल्व कर लिया, बाकी लोग भी सॉल्व करके देख लो, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन है, सिमिलर क्वेश्चन ऐसी यही असम्पशन चलेंगे। बट वहाँ डन ना, आगे एक क्वेश्चन बेस, हाँ डन ना, बी आ गया ना, टाइम हो गया 11 बजे। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और बेस थ्योरम वाला, ताकि लोगों को समझ आ जाए कब बेस थ्योरम यूज होता है और कब टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का ही है एक्चुअली। एक क्वेश्चन बेस थ्योरम का देख लेते हैं, ताकि एटलीस्ट न्यू लोगों को समझ आ जाए कि बेस थ्योरम कब यूज करना है और टोटल प्रोबेबिलिटी कब यूज करना है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो, फोर्थ क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि सिग्नल which can be green or red with probability 4/5 1/5 is received by station A, okay, then transmitted to station B, ठीक है। तो एक सिग्नल या तो ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, और वो A रिसीव करता है, B को ट्रांसमिट करता है। The probability of each station receiving the signal correctly is 3/4 if the signal received at the station B is green। अब देखो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेस थ्योरम क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछने से जस्ट पहले तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो गिवन एक्चुअली, और कुछ पूछ रहा है। यहाँ पूछा है कि द सिग्नल रिसीव्ड एट द स्टेशन बी इज ग्रीन, तुम्हें बता दिया कि जो ग्रीन स्टेशन बी पे जो सिग्नल आया वो ग्रीन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था। तो ओरिजिनल सिग्नल या तो ग्रीन होगा या था रेड था, या तो ग्रीन होंगे या रेड होंगे, दो पॉसिबिलिटी, पार्टीशन हो गया।
अब आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है वो ग्रीन है गिवन दैट सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन। तो यहां जब सिचुएशन गिवन होती है कोई इंफॉर्मेशन जस्ट क्वेश्चन से पहले या उसके साथ, तो मींस इट इज बेस थ्योरम, क्योंकि ये पार्टीशन में से पूछेगा प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम में क्या होता है कि जो पार्टीशन है उनमें से किसी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा और गिवन कुछ होगा। बेस थ्योरम में जो पार्टीशन बन रहा है उनमें से एक की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, ये है। और टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या, जस्ट एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा तुमसे, वो पार्टीशन में से नहीं होगा। एनीवे ये तो क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें रियलाइज होगा कि डिफरेंस क्या है, और आई होप ज्यादा लोगों को क्लियर है ये कि कैसे डिसाइड करते हैं। अरे देखो ठीक है जी, a signal which can be green or red with probability 4/5 received by station A. So E1 है green at A, E2 है red at A। ये क्या सिग्नल, तो मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ, ग्रीन सिग्नल लिख लो, ग्रीन सिग्नल एट ए, रेड सिग्नल एट ए। ये पार्टीशन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं टोटल वो पार्टीशन होते हैं। सो फर्स्ट स्टेशन पे या तो ग्रीन या रेड होगा, तो ये पार्टीशन हो गए। अब हमसे क्या पूछा, ध्यान दो, बेस थ्योरम में पार्टीशन में से ही किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। यहाँ क्या पूछा है तुमसे कि प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, तो मुझसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, मतलब मुझसे एक्चुअली E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बट कुछ गिवन भी है, बट साथ में कुछ गिवन भी है। क्या गिवन है कि द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, तो मैं इवेंट ए लूंगा, सिग्नल एट बी इज ग्रीन या ग्रीन एट स्टेशन बी, ये है। तो मुझे ये पूछा गया है यहाँ पे, तो ये सिंपल देख के समझ आ रहा है कि हमें क्या पूछा गया है। तो बेस थ्योरम में पार्टीशन में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछेगा और कुछ इवेंट गिवन होगा, ये ए गिवन है, जो गिवन है उसको ए नाम दे दो। तो यहाँ बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली, ए तो टोटल प्रोबेबिलिटी है यहाँ भी, बट ए यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए गिवन E2। अब आप इसको अप्लाई करो, चलो भाई। तो मुझे पहले प्रोबेबिलिटी बताना है E1 का, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो क्वेश्चन पढ़ो, ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम्हें जस्ट डिकोड करना है उसको, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है E1 का, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, रेड की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब जरा समझना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग सिग्नल करेक्टली इज 3/4। सोचो भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे, so signal received by B is green है ना, ओके। तो मुझे बताओ कोई, so what is probability of A given E1, what is the probability of A given E2। A given E1 क्या होगा, मतलब एक्चुअल में सिग्नल तो ग्रीन था ए पे, लेकिन अच्छा इवेंट ए है तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना ए के साथ। अगर ए के साथ यहाँ कंफ्यूजन हो रहा हो तुम्हें तो कुछ नया नाम दे दो इसको, इन लोगों को इसे अगर कंफ्यूजन हो रहा है ए इवेंट से, सो यू कैन रीनेम दिस। अगर मान लो इसको ई बोल दो या कुछ नया नाम दे दो, है ना। इनको अगर इस ए इवेंट और ए सिग्नल से कंफ्यूजन हो रहा हो, सो यू डू वन थिंग, ई इवेंट ले लो उसको, सो इसका नाम ई दे दो, ठीक है ना। तो ठीक है, ई गिवन E1, ई गिवन E2, ई का मतलब है सिग्नल एट बी इज ग्रीन, कितना हो जाएगी। अगर E1 पे क्या था, ग्रीन सिग्नल था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बी को भी ग्रीन सिग्नल मिलेगा, बोलो भाई। सर ये 3/4 ही होगा दोनों, क्योंकि यहाँ पे बोला ही करेक्टली होगा, तो इसलिए सर दोनों ही 3/4 होगा। इसका क्या मतलब है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, E2 का क्या मतलब है, तो मतलब है कि रेड सिग्नल को करेक्टली, E2 का मीनिंग क्या है, कुछ भी बोलते हो, पूछ रहा हूँ। रेड सिग्नल एट ए, तो मुझे पता है कि ए सिग्नल पे रेड कलर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिग्नल बी पे ग्रीन होगा, बाकी लोग बताइए। तो अभी तुम कह रहे दोनों 3/4 होगा, कैसे बदल गया पॉइंट, सोच के बताओ। हाँ बाकी लोग बताइए क्या लग रहा है आपको। सो ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। तो कह रहा है कि सिग्नल जो ग्रीन या रेड हो सकता है वो स्टेशन ए पे आ रहा है इस प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। अब वो ट्रांसमिट हो रहा है बी पे, तो अगर ए पे ग्रीन था तो बी को भी ग्रीन बताया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अगर ए पे एक्चुअली में रेड है और बी को ग्रीन बताया जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो इनकरेक्ट हो गया ना, तो इनकरेक्ट में 1/4 हो जाना चाहिए। देखो एक बार आंसर चेक कर लेना, तो पुट करो इसको यहाँ पे,
तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई ना, यू जस्ट पुट इट 4/5 इंटू 3/4 अपॉन में 4/5 इंटू 3/4 अपॉन 4/5 इंटू 3/4 प्लस 1/5 इंटू 1/4। देखिए आप लोग 5/4 तो हमेशा कट गया, तो 12/13 आ जाएगा। चेक करो, अरे सब्जेक्टिव था उस ईयर का क्या? अच्छा चेक करो आप लोग बाकी। तो ये आ गया। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, बेस थ्योरम यूज हो रहा है, क्योंकि आपको समझना है कि बेस थ्योरम कब यूज होता है, जब पार्टीशन में से किसी की प्रॉपर्टी पूछी जाती है। पहले पार्टीशन बनाओगे, उसमें टोटल प्रॉपर्टी में क्या पार्टीशन के अलावा कोई प्रॉपर्टी पूछी गई होगी, तो बेस थ्योरम टोटल प्रॉपर्टी लगाने। तो 2 4 10 15 क्वेश्चन करोगे ना, ये बहुत इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगा क्या एक फॉर्मूला यूज होगा, तो समझ आ कुछ गिवन है। एक और चीज होता है कि यहाँ बेस थ्योरम में पार्टीशन की प्रॉपर्टी पूछता है, लेकिन कुछ गिवन भी होता है साथ में, वो टोटल वो ए रहता है, ए रहता है, और टोटल प्रॉपर्टी में जस्ट पूछा होता है, कुछ गिवन नहीं होता, पार्टीशन नहीं पूछा होता है। ओके, तो अभी स्टॉप करते हैं, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। सो अभी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, तो आपका होमवर्क अभी तक का है टॉपिक 4 तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आने, ठीक है ना। सो बस टॉपिक 5 रह गया, तो कल टॉपिक 5 करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन इससे करेंगे, उसके बाद आपके डाउट्स करेंगे। तो टॉपिक 1 2 3 4 आप ट्राई करके आइए, उसमें जो डाउट्स रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल। पहले इसकी थ्योरी करा दो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं थ्योरी में, 10-15 मिनट, फिर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे 10-15 मिनट, आधा घंटा में हो जाएगा ये मान लो। फिर बाकी जो 1 घंटे बचेंगे उसमें हम जो आपके 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं उसके डाउट्स करेंगे, और फिर एक क्लास और अगली क्लास डाउट क्लास होगी। तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये बैच 1 के नाम से जो मैं चला रहा हूँ ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। फिर एक्चुअल बैच हम लोग फिर 1 मई से आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब आने चाहिए, क्योंकि ये सब अगर फंसोगे तो वहां पे तो मुश्किल है ना, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो इसमें एटलीस्ट सारे क्वेश्चन नहीं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट अप्रोच और है ना एक टॉपिक का अच्छा आइडिया हो। ओके, अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। और जी नहीं है ना, अच्छा 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या, आंसर में क्या किया है उसने, क्या किया है जरा सॉल्यूशन देखिए जरा क्या है। हमने जैसे ट्राई तो किया, बट देख रहे हैं कहाँ चेंज आ रहा है, कहाँ चेंज होने किया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हाँ वो तो 1 होना समझना जरूरी नहीं है। सो सिग्नल बी को ऐसा है क्या, देख ले पर अप्रोच तो हमने ठीक डिस्कस किए हैं। यहाँ पे क्या कहाँ गलती हो सकता है, मेन यहाँ पे पॉइंट इशू हो सकता है, बाकी ठीक है, बस ये इशू हो सकता है कि अगर सिग्नल ए पे रेड है तो क्या प्रॉपर्टी है कि ग्रीन हुआ, ए पे रेड है और बी पे ग्रीन हुआ ना,